हेलो बच्चों। चलिए आज हम आलोक धनवा जी की लिखी हुई कविता पतंग, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का द्वितीय पाठ है, सेकंड पार्ट, उसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। कविता के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि यह एक बिंब प्रधान कविता है, जिसमें दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब का प्रयोग हुआ है और बहुत ही सुंदर मानवीकरण की, उपमा अलंकार की कविता है ये। इसमें बहुत सुंदर जो इसके उपमेय और उपमान का प्रयोग है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और पतंग की तुलना की गई है बच्चों से, बच्चों के सपनों से, कि जिस प्रकार पतंगें आसमान में, रंग बिरंगी पतंगें आसमान में ऊपर 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 और ऊपर उड़ती हैं, वैसे ही बच्चों की कल्पनाएं, उनकी उमंगें, उनके उत्साह आसमान में ऊंचे और ऊंचे ऊपर उड़ते हैं। और वो सब कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। और अंत में जो संदेश दिया है वो संदेश है, वो प्रेरणा है कि बच्चों को का गिरना और गिरकर संभल जाना और फिर से और निडर हो जाना, यही इस कविता का संदेश है कि हमें भी बच्चों की तरह ही लचीला होना है, किसी भी बात को लेकर अड़ नहीं जाना है, लचीला होना है। और अगर हमारी कोई परेशानी आती है तो उसका सामना करते हुए मन में फिर से उत्साह, उमंग लेकर के हमें और ऊपर आगे बढ़ना है। यही इस कविता का संदेश है और बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु, जब धारदार बारिश के बाद जब ऋतु आती है, मौसम साफ होता है, खुलता है, आसमान चमकीला हो जाता है, उस समय का वर्णन है। और यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि पृथ्वी भी बच्चों का साथ देती है, दिशाएं भी बच्चों का साथ देती हैं, जिस समय बच्चे अपनी ही धुन में बेसुध होकर के और दौड़ पड़ते हैं खेलने के लिए, तो पृथ्वी खुद स्वयं घूम करके उनके पैरों के नीचे आ जाती है, उनके पैरों को बचाने के लिए। पतंग की जो डोर है वो बच्चों को थाम लेती है, संभाल लेती है कि कहीं वो छतों के किनारों से गिर ना पड़े। तो चलिए प्रश्न देखते हैं इसके। पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न। हाँ तो बच्चों देखिए, आपकी सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपकी पुस्तक आरोह के पाठ 2 आलोक धनवा, कविता का नाम है पतंग। अब इस कविता में पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई, भादौ गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अभी जैसे कि हमने कविता में चर्चा की थी कि जब तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद का समय होता है, उस समय क्या होता है? मौसम खुला हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, तो उस समय का वर्णन है, सबसे तेज बौछारें गई, भादौ गया, यानी सावन भादौ का महीना चला गया है। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों की प्रकृति के साथ उसके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादौ मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकलती है, जिसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों उत्साह, उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। तो आपने भी देखा होगा कि 14 जनवरी को संक्रांत का दिन होता है, तब पतंगें उड़ती हैं, वो वही शरद ऋतु का मौसम है बच्चों। उस समय क्या होता है? आसमान साफ होता है, चमकीली धूप निकल आती है। वो धूप कैसी होती है? खरगोश की लाल आंखों जैसी, यानी लाल रंग का आसमान हो जाता है, आसमान का कलर कैसा हो जाता है? लाल गुलाबी हो जाता है, और चारों तरफ उज्ज्वल यानी साफ चमक बिखर जाती है, आकाश साफ हो जाता है और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंध फैल जाती है, और हवा में एक बहुत सुंदर सुगंध जो है वो आ जाती है, और उसके आने से लोगों के अंदर क्या होता है? उमंग और उत्साह फैल जाता है, और फिर बच्चे पतंगबाजी करने चल पड़ते हैं, तो ये पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। प्रश्न 2 देखिए, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। अभी आप ये पंक्ति का उत्तर लिखते समय भी आप ये लिख सकते हैं कि इसमें बहुत सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग करके कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है। कवि एक दृश्य बिंब हमारे सामने रखना चाहता है कि पतंग कैसी होती? हल्की
स्पर्श बिंब भी है कि वो इतनी हल्की होती, कागज एकदम पतला होता है, उसकी जो कमानी है वो भी बहुत पतली होती है, बहुत हल्की होती है। उसके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं कि पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। अभी यहाँ पर ऐसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि पतंग की जो विशेषता है वो पाठकों के सामने रख सकें। तो पतंग की विशेषता क्या है? वो हल्की होती है, रंगीन होती है, उसकी कमानी हल्की होती है, वो सबसे सुंदर होती है और हवा में उड़ सकती है। हमारे उमंगों आशाओं की तरह हवा में कितनी भी दूर जा सकती है, अपनी हद को पार कर सकती है, बिल्कुल बाल सुलभ मन की तरह। तो यहाँ पर इसलिए उसके विशेषणों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की लाखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अभी यहाँ पर ये जो शब्द हैं यहाँ पर बिंब दिए हुए हैं, इन बिंबों को देखिए, समझिए। तेज बौछारें, दृश्य बिंब। जब हम ये बात करें तेज, तो आपके आंखों के आगे एक चित्र आता है कि बौछार बहुत तेज है, तो यहाँ कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब है। और क्या है? गतिशील। गतिशील बिंब कहते हैं जिसमें कंटिन्यूटी होती है, लगातार कुछ हो रहा है। तो बारिश, जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है? कंटिन्यूस बारिश होती रहती होती रहती होती रहती। तो यहाँ गतिशील बिंब है। सवेरा हुआ, सवेरा आगे आंखों के आगे आया, दृश्य बिंब। और ये स्थिर है, सवेरा कैसा है? स्थिर हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, दृश्य बिंब। पुलों को पार करते हुए, दृश्य बिंब। नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, बिल्कुल वही कि शरद ऋतु साइकिल पर बैठकर चमकीली साइकिल चलाती हुई घंटी बजाते हुए आ रही है, तो साइकिल चलाते हुए आना, दृश्य बिंब, और घंटी बजाना कानों को सुनाई दे रहा है, श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अभी वो इशारा कर रहा है तो क्या है? दृश्य बिंब है। आकाश को मुलायम बनाना, तो यहाँ छूने की बात हो रही है, यहाँ स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके, अभी ऊपर उठती हुई पतंगे, यानी एक दृश्य आगे आंखों के आगे आ रहा है, तो यहाँ पर दृश्य बिंब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। अभी यहाँ पर कपास से तुलना बच्चों की क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि कपास क्या है? कपास हल्का होता है, रुई मुलायम होती है, और छोटे बच्चे कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, वजन में भी यहाँ से वहाँ 2 मिनट में कूदते फांदते पहुँच जाते हैं। बड़े लोगों को कह दो यहाँ से वहाँ चलने को, तो वो उठने में ही 5 मिनट लगा देते हैं। तो बच्चे कैसे हैं? हल्के हैं, मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं। बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं। इसीलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। अभी पतंग के लिए वो इतने पागल हो जाते हैं कि छत की जमीन कैसी होती? कठोर और गर्म भी होती है, लेकिन उनके नंगे पैरों से, वो अपने मुलायम मुलायम पैरों से वो दौड़ पड़ते हैं। उनको बिल्कुल असर नहीं होता कि ये कड़ी छत पर, इतनी कठोर छत पर, इतनी गर्म छत पर हम कैसे जाएंगे। तो जब, क्योंकि बच्चे बेसुध हैं, बच्चों को समझ नहीं है, तो छतें भी अपने आप को नरम बना लेती हैं। धरती जो है वो उनको मुलायम बनाने उनके पैरों के पास चली आती है। तो यहाँ पर कपास और बच्चों में क्या संबंध है? जिस प्रकार कपास हल्की और मुलायम होती है, वैसे ही बच्चे हल्के और मुलायम होते हैं, और उनके अंदर शरीर में चोट को सहने की सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। छोटे बच्चों को चोटें लगती है, वो तुरंत खड़े उठते हैं। बड़े लोगों की शरीर कैसा होता है? लचीला नहीं होता, तो उनमें ये सामर्थ्य नहीं होती, इसीलिए उनकी तुलना कपास से की गई। 5वां प्रश्न देखिए, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? अब पतंग के साथ बच्चे भी उड़ने लगते हैं, तो बच्चों की उड़ान, पतंग की उड़ान से बच्चों का क्या संबंध है? पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस समय पतंग उड़ रही होती है, बच्चे रोमांच से भरे होते हैं। रोमांच, एडवेंचर, कि उनके अंदर एक जोश होता है, खुशी होती है, उत्साह होता है, उससे वो भर जाते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है और ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उस समय उनके शरीर में एक संगीत बज रहा होता है, और वो संगीत
उस पतंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, ना उनको खतरनाक छतों के किनारे याद रहते हैं, ना कठोर ज़मीन याद रहती है, ना तपती गर्मी लग पता चलती है, और वो खुद पतंग हो जाते हैं और अपने एक एक छिद्र के साथ, अपने एक एक रोए के साथ वो उस पतंग के साथ उड़ने लग जाते हैं, मानो उनके अंदर भी पंख लग गए और उनके सपनों को भी पंख लग गए, और उन्हीं पंखों के साथ वो उस पतंग के साथ उनके सपने भी उड़ते हैं, उस सीमा को भी पार कर जाना चाहते हैं जहाँ पर पतंग उड़ रही है, और वो पार करके उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और ये सच बात है बच्चों, खासियत है कि हम बड़े लोग जो उम्र हो जाती है तो हम अपने सपनों को इतना ऊंचा उड़ने नहीं देते, क्योंकि हमको वास्तविकता का पता होता है, हमें मालूम है कि ये सपना हमारा साकार नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे हैं, वो ऐसे सपने भी देखते हैं जो कि वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, और क्योंकि वो सपने देखते हैं तो वो सपने पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए सपने देखना एक अच्छी बात है, लेकिन और उनके बाद उसमें प्रयास करना चाहिए जिससे वो पूरे हो जाएं। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, उसका एक प्रश्न दिया है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अभी यहाँ पर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? और जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपको छत कठोर लगती है? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों का सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? यहाँ 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पच्चापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। उस समय उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है। अभी जहाँ पे जो दिशाओं में मृदंग सुनाई देता है, वो मृदंग वास्तव में मृदंग नहीं बज रहा। मौसम अच्छा है, बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, पतंगों के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके पैरों की जो दमदम है, दौड़ भाग है, उससे एक संगीत दिशाओं में फैल गया है, और वो संगीत जो है वो ऐसा लगता है मानो सब तरफ एक मृदंग जो है वो बजने लगा। दूसरा प्रश्न है इसका, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। जब पतंग सामने होती है तो उनको छत कठोर नहीं लगती, कठोरता वो भूल जाते हैं। उस समय दिमाग उनका कहाँ होता है? सिर्फ पतंग में होता है। दौड़ते भागते कूदते फांदते वो पतंग को पकड़ ही लाते हैं, तो उस समय वो धुन में होते हैं, इसलिए उनको छत कठोर नहीं लगती। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हमारे सामने कोई एक खतरनाक चुनौती आ जाए, कोई परेशानी आ जाए और हम उसका डट कर सामना कर लें एक बार, तो हमारे अंदर क्या होता है? डर खत्म हो जाता है, हम निडर हो जाते हैं कि अरे वाह, हमने एक बार पार कर लिया, हम आगे भी कर लेंगे। और ये निडरता हमारे अंदर क्या भरती है? आत्मविश्वास भरती है। और यही वो बच्चे हैं कि वो एक बार गिरते हैं, संभल जाते हैं, और अगले दिन फिर और निडर होकर के वो सुबह फिर से खेलने चल पड़ते हैं। चोट लगने के डर से वो डर के बैठ नहीं चाहते। और यही इस कविता का संदेश भी है। प्रश्न 7 देखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद दम में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। अभी यहाँ आप अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं कि आप पतंगों को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको पतंगों को देखकर आपका मन भी करता है उड़ने लग जाए, या आपका मन करता है मैं भी कोई पतंग उड़ाऊं, या आपका मन करता है जैसे पतंग उड़ रही है वैसे ही मेरे सपने भी ऊपर उड़ रहे हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? हमारे जब हम रोमांचित होते हैं, किसी एडवेंचर में होते हैं, तो हमारे शरीर में जो संगीत बज रहा होता है उसका हमारे जीवन के संगीत से क्या संबंध है? जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं, इसलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। आप पढ़ने में मगन हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इतने तल्लीन हो जाते हैं, मगन होकर पढ़ते हैं कि बगल में मम्मी आवाज़ दे रही होती है, बेटा आओ खाना खा लो, तो आपको सुनाई नहीं देता। और जब सुनाई देता कि रुकिए अभी रुको, 5 मिनट में आता हूँ, ख़त्म करके आता हूँ, तो क्या होता है? उस समय जो संगीत हमारे उस रोमांच का होता है वो हमारे शरीर के संगीत के साथ मेल खाता है, और हम इतने मगन हो जाते हैं कि फिर हमें और कुछ सुनाई नहीं देता।
पढ़ाई की बात अगर हम छोड़ें, कोई और उदाहरण लेते हैं। आप लोग कार्टून फिल्म देखते हैं या कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो आप इतने मगन हो जाते हैं उसमें कि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं आप वो खुद को फील करने लगते हैं। वो कैरेक्टर वहाँ नहीं लड़ रहा, आप खुद उसके साथ लड़ रहे होते हैं। तो ये होता है रोमांचित शरीर का संगीत, जो अपने ही शरीर के संगीत के साथ मिल जाता है और वो एक हो जाता है। तो जिस समय बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, उस समय रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उसका संगीत और शरीर का संगीत एक हो जाता है और शरीर भी रोमांचित हो जाता है। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे आपकी पाठ्य पुस्तक के, जो इस पतंग कविता पर आधारित थे। अभी पैराग्राफ देकर के आपसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस कविता में हमने बिंबों के बारे में पढ़ा, तो मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम लोग बिंब के बारे में पढ़ेंगे कि बिंब किसे कहते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परीक्षाओं की तैयारियाँ करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और बच्चों, कुछ कमेंट्स भी अगर आप लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको कैसा लग रहा है। मुझे अपने आप में सुधार करने के लिए भी आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। तो बच्चों, प्लीज़ हेल्प मी एंड गुड बाय।